understand कि जो सारा issue है that is a little contentious because when I say spirituality versus religion, people start thinking that both of these terms are synonymous. So there should be no distinction between them. But I want to make it very clear at this moment right now कि spirituality is a much wider term. एंड जब हम रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन कल्चर के साथ इंटरट्वाइंड है. तो एक सोसाइटी, एक सेक्ट, एक पॉपुलेशन, एक किंगडम या फिर एक सर्टन रेस इवन कैन हैव वन आइडिया ऑफ रिलीजन, but in my opinion the entirety of human race has the same idea of spirituality. ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैंने अपनी मदर से पूछा. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, माय मदर इज अ स्पिरिचुअल हीलर एंड एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर एंड ऑल ऑफ दैट शबैंग. पास गया, मैंने उनसे पूछा कि मम्मा व्हाट डू यू डिफाइन एज स्पिरिचुअलिटी. तो हर आंसर वाज प्रीटी सिंपल. शी सेड एनीथिंग दैट कनेक्ट्स यू टू द डिवाइन इज स्पिरिचुअलिटी. सो माय क्वेश्चन इनहेरेंटली केम कि फिर रिलीजन क्या होता है. So, to which she says कि religion is a set of rules, a structure that you give to spirituality so that you may connect to the divine. It is a sort of both propaganda and teaching and syllabus that is passed on to the people who need it, to the masses. Basically, फैलाने के लिए कि spirituality हम कैसे entail करते हैं, हम religion create करते हैं. एंड आप क्योंकि मेरे से पूछ रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है या फिर रिलीजन क्या होता है, मैं एक बहुत सिंपली इस चीज को मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका है. जो एंशियंट ह्यूमंस थे और जो भी इंसान था उसके पास ही, द इंटेलिजेंट पीपल न्यू कि एंशियंट ह्यूमैनिटी कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एंड फॉर द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू कंप्लीटली फ्लरिश we need to work for a very long time. So to facilitate that process, they created what I like to call the ancient form of religion. Be it Sanatan Dharam, be it Christianity, be it the pagan religions, be it the Hellenistic or anything like that, be it the Jewish religion at its core. They were all created as a structure of life ताकि लोग जी पाए, वैल्यू क्रिएशन कर पाए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाए. इन अ सेंस अगर रिलीजन ना होता तो हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन आपस में लड़ मर चुकी होती बहुत पहले. ये ऐसा मेरा सोचना है. मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, बट ये मेरे को ऐसी रेलिवेंस लगती है रिलीजन की. एंड आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज अ थियोलॉजिस्ट. उनके साथ जब मेरी ये डिस्कशन हुई तो ही वाज लार्जली इन एग्रीमेंट व्हेन आई पुट दिस कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड. So at this point, I would like to ask Praveen, what do you define as religion, or what do you define as spirituality? कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन रिलीजन की है नहीं. जो स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी, मोस्ट ऑफ देम आप उन्हें इनकम्प्लीट बता सकते हो. जैसे डर्कहाइम इज वन वेरी पॉपुलर स्कॉलर, सोशियोलॉजिस्ट, जिनने रिलीजन की डेफिनेशन काफ़ी वेस्टर्न सेंट्रिक रिलीजन्स की डेफिनेशन दी, जिनमें ही टॉक्स अबाउट चर्चेज, ही टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन, which he mentions as the essential dichotomy of religion. बट मैं हाँ बिल्कुल उससे 100% अग्री तो करता नहीं हूँ. तो रिलीजन के मेरे हिसाब से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो यदि वो फुलफिल करता है तो वो रिलीजन हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट टॉक्स अबाउट अ क्रिएशनिस्ट थ्योरी विच इज़ डिफरेंट देन व्हाट द साइंस प्रपोजेस अस, राइट? कि somebody has created us rather than this being just an accident or something like that. सबसे पहला पार्ट हो गया क्रिएशनिस्ट थ्योरी. सेकेंड पार्ट एक रिलीजन का फीचर हो गया, दैट इज अ कल्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक. रिलीजन इज वेरी कल्ट लाइक. थर्ड, आई थिंक रिलीजन also provides laws for the society, for human society, for what is acceptable, what is acceptable at a macro level and what is not acceptable. And a lot of laws which you'll find in both common law countries and not common law countries, if that's a division in law, I don't know. But anyways, a lot of laws which you'll find about which are derived in common law countries, they were taken up straight up from religious scriptures. Like, that idea wasn't debated pretty much. If we shall not murder someone, why shall we not murder someone, right?
So it was just taken up from religious texts, and rightly so. तो 3 पार्ट हो गए अभी तक मेरे ख्याल से. Creationist theory, cult-like structure. Third is legality. Religion comments on the Go. legality of the society which follows it. Third, I guess, spirituality is also an aspect of religion. As much as it dictates how a society should be, it also advises how an individual should be. And what is the fifth point, right? Fifth, I'll say religion का characteristic हो जाएगा scriptures, जो well codified form में हो. वो scripture एक हो सकता है, multiple हो सकते हैं, but you still need something which is written down. And you'll find one very peculiar observation in all of the religions is that their scriptures more or less are not amendable. What's been written is written. So yes, this is how I loosely define religion. So there is something that I'm very interested in when I talk about theology. It's the religion, it's the rule of fear that is employed. So do you refer to that when you talk about the cult-like following, or is it the other way around? Does it flow from the priests to the followers, or does it flow from the followers to the preachers? See, what happens is when you let's look at how the most recent religion became the most followed one right now, which is Islam, right? So when Muhammad came up, he did preached, and took his message to the people, tried to spread the faith like that, and all that ideological debates that he had with followers of pagan followers of pre-Arabic pre-Islamic Arabia. But once you have set up a cult, or once you have a structure there, you cannot allow anarchy, or you cannot allow rebellion to come up just like that, right? You cannot have people questioning it here and there. So you also put some restrictions. This can also be observed when Jesus Christ started preaching Christianity. He was from a Jewish family himself, but when he did start, you'll find that Jesus is pretty rebellious. If you go back and look at his history, he used to question the Roman state right then, back then, and he used to question the present religious systems over there. So yes, sometimes religion do come into existence because of anarchy, and anarchy can harm them as well. So people have tried to balance it some way or the other, and oftentimes it tips in one's favor. But yeah, that's how it is. सो आप बेसिकली मुझे ये बता रहे हो कि जो रिलीजन में कल्ट की बात मैं करता हूँ, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, जो प्रोपेगेंडा की तरह फैलाया जाता है, वो इसलिए फैलाया जाता है ताकि मासेस उसको इजीली एम्प्लॉय कर पाए, समझ पाए. उसको इट इज समझ पाए, और वो एक उस स्ट्रक्चर में बना रहे. क्योंकि होता क्या है, एक आदमी क्वेश्चन कर सकता है, बट अगर वो ओपनली चीजों को क्वेश्चन करेगा तो, क्योंकि रिलीजन वर्क्स ऑन बिलीफ, राइट? और अगर आप उसमें रीजन ज्यादा एम्प्लॉय करने लगेंगे और वो क्वेश्चन करने लगेंगे, तो यू गेट इनटू सेंस ऑफ कंफ्यूजन, and confusion might lead to chaos, which beats the purpose of why religion exists in the first place, right? It places to maintain a order. रिलीजन जब ओरिजिनली क्रिएट किया गया था, उसका आइडिया था कि एक कोडिफाइड लॉ बन जाए, वे ऑफ लाइफ हो, समथिंग जो चीज जो केओस एग्जिस्ट करता था सोसाइटी में, उसको रिप्लेस करके हम एक सूडो लीगल सिस्टम क्रिएट कर रहे थे. रिलीजन का आइडिया ये था. अब इसमें ना पता है क्या होता है, मैं स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ. क्या हुआ यार, दो चीजें थी एंशिएंट ह्यूमंस के पास. उनको ना दो चीजें, मतलब दो एम्स थे. तुम्हारा किसी भी अगर मैं चीज में बात करूं, देयर आर टू एम्स. वन एम इज टू गेट योर सर्वाइवल सॉर्टेड. मेरे को, अगर मैं एक एंशिएंट ह्यूमन आदमी हूं, मेरे को अपनी फील्ड्स देखनी है, मेरे को अपना लाइफ स्टॉक देखना है, मेरे को अपनी फैमिली देखनी है, और ये सब होने के बाद फैमिली में मतलब मेरे को रोटी कपड़ा मकान पानी खाना सब कुछ, बच्चों की एजुकेशन, ठीक है. उस टाइम तो चलो वोकेशनल एजुकेशन होती थी, बट एजुकेशन इंपॉर्टेंट नॉनदलेस, और रिलीजन उसमें बहुत बड़ा हाथ रोल प्ले करता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे मैथोलॉजी में, ठीक है. उस सब को खत्म करने के बाद जब वो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है, तो मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी करनी है, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज वेरी शार्प. our prefrontal lobe is pretty, कैसे कहते हैं, well developed. So what happens is कि हम लोग इससे क्या करते हैं, we have questions such as who am I, what is my purpose, जिंदगी क्यों है, कॉन्शियसनेस क्या होती है,
मैं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट क्यों करता हूं, ये सारा कुछ आपको आप खुद आंसर नहीं कर सकते। हमारी समझ नहीं है इतनी, हमारी समझ है, हम जानते नहीं है अपनी कैपेसिटी, हमारी पावर कितनी है, एक ह्यूमन की एक सोल की पावर क्या होती है, वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट। सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि वी क्वेश्चन इट एंड वी डेलिबरेट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड दिस स्टडी, वैसे दिस स्टडी ऑफ द स्टडी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट करंटली इज नोन एज मेटाफिजिक्स, and I will link some reading material down below so you guys can get into it if you're interested. Some people, मेरे कुछ दोस्तों को पता है कि मेटाफिजिक्स क्या होती है, कुछ लोग नहीं जानते। फिलोसफी की वीडियो हम अलग करेंगे, पर अभी यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है उतनी की बात कर लेता हूँ। तो दिस इज नोन एज मेटाफिजिक्स। लेकिन उस टाइम जब रिलीजन क्रिएट हुआ था तब मेटाफिजिक्स जैसा कुछ नहीं था, तब साइंस जैसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, फिलोसफी एग्जिस्ट करती थी ग्रेको रोमन्स के टाइम पे, बट वो इतना फैला हुआ नहीं था। तो what ended up happening was they combined two things. They combined this spirituality, this questioning, this connection to the land, self-actualization issues, and they combined the need for a concrete legal system to ensure survivability. इन दोनों की कल्मिनेशन से रिलीजन क्रिएट हुआ। पर प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हुई कि जहां कुछ कुछ चीजें इसमें से आपको रिजिड चाहिए फॉर एन एफिशिएंट सोसाइटी, कुछ चीजें इसमें आपको फ्लेक्सिबल चाहिए, दोनों में, स्पिरिचुअलिटी में भी और लीगैलिटी में भी। लेकिन उन्होंने जब रिलीजन बनाया तब उन्होंने इतना फोरसाइट नहीं रखा, उन्होंने इसको कंप्लीटली रिजिड कर दिया। उनको लगा था अगले 100-200 साल हमारी टीचिंग्स खत्म हो जाएंगी या कुछ भी, मतलब वी विल इंश्योर द सर्वाइबिलिटी। बहुत छोटा सोच गए वो लोग कि 200 साल, 100 साल, 200 साल ये टीचिंग्स विल एंड। ठीक है, पीपल विल कम अप विद देयर ओन स्ट्रक्चर्स, पीपल विल रियलाइज व्हाट दे हैव टू डू, बट दिस डिड नॉट हैपन। एंड इससे बुरी चीज क्या हुई कि रिलीजन वेंट ऑन टू बिकम दिस डॉगमैटिक फिलॉसफी that is enforced in its prime form even now, which is a very problematic issue because that brings us to problems like in ancient Hindus, जब क्या ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, problems like sati, and in more recently problems जो कल्चर से सीपन होके आती हैं चीजें, more recently the triple talaq issue, मोर सो यूरोप। अगर मैं विक्टोरियन पीरियड की बात करूं और उससे पहले की बात करूं तो वुमेन नॉट बीइंग अलाउड टू वोट। ठीक है, पीपल लाइक द, मैं नाम भूल रहा हूँ राइटर का, द राइटर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन यूज्ड टू राइट अंडर अ सूडोनिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, हाँ, बिकॉज एज अ वुमेन शी वाज नॉट अलाउड टू राइट और अलाउड टू रीड even, and she loved novels. So this is the kind of issues it created. Dogma बन गया। Yeah, so you're very right when you point out कि ये काफी dogmatic हो गया. As I pointed, one very essential feature of religion is that cult-like following, and you know it is essential. But आज के date में तो it's the predominant feature of religion, like cult-like following. See, a religion is a lot of things. Religion is history of its people. Religion are the stories of them in the form of myths, the tales of them. Religion is also to some extent deals with philosophy of you know of how the people of that time used to think, who were present when this religion was forming. It's a lot of things, but it just now has remained a cult to be followed, you know, by the scriptures, like strictly by the book. It has become, and that I think where problem arises. And yes, they wrote a lot of things back then, you know. Most of the religions are patriarchal, most of them at some point are also, you know, racially discriminative, in the sense that they were written back then because societies were very closed off, right? If Christians are there, European Christians are there, they're all seeing white people all around, so their thought was limited, their worldview was limited, and hence they wrote that stuff. But today our thought and worldview aren't limited, but still, because the cult-like following dominates religion and the sphere where religion is discussed, religion has grown on to take a very bad name, especially amongst the atheists.
who will just discredit it, who won't look at other aspects of it and will just focus on this cult one. I quite agree with you with regards to that, but कैसे कहते हैं, I just want to point out here कि atheism is wider than that, and there is a sect over there that you refer to that hates on the theists, which is not Right. entirely a correct way of practicing any sort of philosophy or spirituality of anything that sort. It is not it is not any religion, any कैसे कहते हैं, thought process of that kind that preaches hate. इट इज नॉट द वे टू. प्रवीण ने अभी बात करी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की. मैं इस बात को लेकर आता हूं थॉट की डिस्क्रिमिनेशन पर. कोई भी रिलीजन जो क्रिएट हुआ था, हर बंदे की, हर एंशिएंट कल्चर का एक थॉट प्रोसेस था. उनको ये चीजें समझ में आई थी धीरे धीरे कोऑपरेशन से, इंक्लूजन से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, कि कुछ चीजें ठीक होती हैं और कुछ चीजें गलत होती हैं. जो सारा कुछ, जिसको सब कुछ को हम ठीक बोलते थे, उसका एक हमने स्ट्रक्चर बना के बोल दिया कि दिस इज गुड एंड दिस इज इविल. हमने शैतान क्रिएट कर दिया, हमने भगवान क्रिएट कर दिया. कि जी भगवान क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द यूनिवर्सल सोल एंड द क्रिएशनिज्म, क्रिएशनिस्ट थियरी, वो सब कुछ छोड़ के बोल रहा हूं मैं भी. कंसेप्ट ऑफ गॉड, ठीक है, एकेडमिकली स्पीकिंग, मेटाफिजिक्स के एंगल से, कि भगवान क्या होता है. अगर किसी प्रीचर से पूछा जाए कि जी भगवान क्या होता है, इट इज द गॉड इज द एपिटमी ऑफ गुड एंड ऑल दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिवर्स ascribed to God. ठीक है, एवरीथिंग दैट वी डू अंडरस्टैंड टू बी बैड, इसमें इंपॉर्टेंट है डू अंडरस्टैंड टू बी बैड. अभी हमें डिपेंड करता है ना, हमें पता क्या नहीं है उस टाइम पे. सो एवरीथिंग वी डू अंडरस्टैंड टू बी बैड इज इविल. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन ओवर द इयर्स चेंज होती आ रही, पर हमने शैतान और भगवान की डेफिनेशन चेंज नहीं करी. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वांट टू आस्क यू प्रवीण, व्हाट डू यू थिंक एंशिएंट हिंदुइज्म में और टेक्स्ट में हमें एक शब्द मिलता है जो है राक्षस. आपके हिसाब से अगर आप उससे एंथ्रोपोलॉजिकली बात करें या फिर आप उसमें बात करें, लॉजिकली बात करें, लॉजिकल इसका अगर कंक्लूजन निकालना हो, तो डेविल्स, डीमंस तो एग्जिस्ट करते नहीं थे जैसे हमें आज दिखाए जाते हैं पॉपुलर कल्चर में एज बिग बीस्ट्स विद कैसे कहते हैं सेंटिएंट माइंड. So we don't have any historical proof of them, so I will assume here that they did not exist. So taking that assumption forward, what do you think, or who do you think the Rakshas race was? So Hindu mythology does not discuss Rakshas or for that matter the things that are profane or prohibited or evil or malevolent forces in a similar way that other religions might have discussed it. राक्षस, अगर मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बात करूं, तो राक्षस वर वेरी मच पीपल हु यूज्ड टू लिव विद द नॉर्मल पीपल, राइट. जैसे आप रामायण भी ले लेंगे तो रावण भी उसी धरती पे रह रहा था. बट आप ये देखिए कि राक्षस कोई बनता कैसे है. राक्षस होने के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए गए कि घमंड होगा, जो है डिसीटफुलनेस होगी, या एक काफ़ी सिनिकल एटीट्यूड होगा. कुछ फीचर्स राक्षस होने के साथ जोड़ दिए गए, और जिस तरह से उन्हें फिर उसके बाद जो है, एक बार आप उस चीज़ को जोड़ देते हैं राक्षसों से, तो फिर आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई राक्षस जैसा नहीं बनना है. और ये देखिए प्रभु श्री राम, और उनसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ दिए गए, और जैसे कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू माइट कंसिडर गुड, राइट, दैट इज राम. राम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ आइडियल और द गुड. मेरे हिसाब से राक्षस वर दोज पीपल ऑफ द ह्यूमन रेस हु गॉट करप्टेड. Right. Corrupted with what? Corrupted with evil thoughts, with their evil actions. ठीक है, they were Even with negative emotions like anger or jealousy, lust and all that. absolutely. अगर कोई इंसान राक्षस रेस से, हम लोग यही तो चीजें ढूंढते हैं. आपको ये एग्जांपल, अगर किसी ने बाहुबली देखी है, तो वो जो उन्होंने उनका डायरेक्ट ऑपोजिशन आर्मी बनाई है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस, द कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग. एंड जो हमें राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन ट्रांजिएंट पहले बोल रहा था, उसको मैं, आपने क्योंकि रामायण की बात करी, मैं उससे ले लेता हूँ. ये आपको एग्जांपल्स अलग बाकी सारे रिलीजन्स में
mythologically speaking, and बाकी सारी mythological stories में भी मिल जाएंगे within Hinduism also. जब रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने जब लिखी थी और तुलसीदास जी ने जब बाद में उसको कोएलेट किया था डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लेकर, तब मिसोजिनी और एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, और ये चीज प्रेवलेंट थी. अगर आप रामायण को उसके जब वो लिखी गई थी उसी टेक्स्ट में पढ़ेंगे, या फिर अगर आप रामानंद सागर जी का वर्जन भी देखेंगे, तो आपको मिसोजिनी की हल्की 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 डिटेल्स मिल जाएंगी. लेकिन मैं इतना इतना मैं बोलना चाहूंगा कि वो इतनी सेल्फ अवेयर स्टोरी है कि उन्होंने जो भी अन्याय सीता जी के साथ हुआ था उसको अपनी स्टोरी में टैकल कर लेते हैं. लव कुश के थ्रू जब लव कुश वापस आकर दे डू दैट सॉन्ग जो रामानंद सागर जी के में मुझे बड़ा पसंद है यार वो गाना, ठीक है, जो वो करते हैं ना कि हम कथा एक बार वो लव कुश के थ्रू करते हैं, और बैक व्हेन वानर सेना लंका में होती है और जब लक्ष्मण को ये रिवील किया जाता है कि अग्नि परीक्षा देनी होगी, तब लक्ष्मण ऑल्सो राइजेस अप इन रिबेलियन ऑफ राम की ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे कैसे अग्नि परीक्षा मान सकते हैं. प्लस ये फिर एक डिबेट और आ जाती है कि डज आर्ट रिफ्लेक्ट व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी, और डज आर्ट टेल्स यू हाउ सोसाइटी शुड बी. प्लेटो के आर्ग्यूमेंट से आपको ऐसा लगे, प्लेटो आर्ग्यूज कि आर्ट को जो है शुड बी ए गाइड फॉर सोसाइटी, कि आप बस आर्ट में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए और कैसा लोगों को होना है वो बताइए. पर हाँ, उसके अलग अलग व्यूज़ हैं, बिल्कुल अलग अलग व्यूज़ हैं. देखिए, अगर आप ये डज आर्ट रिफ्लेक्ट व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी और डज सोसाइटी रिफ्लेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन आर्ट, क्या किसको इंस्पायर करता है. एंड दिस इज आई थिंक वो कैसे कहते हैं, ग्रीक कोट है, तो काफी इसकी ऑकवर्ड सी ट्रांसलेशन होती है. बट एनी हाउ, स्पीकिंग ऑफ प्लेटो वाज आल्सो अ फ्री थिंकर. उन्होंने एक डिफरेंट एस्पेक्ट लिया रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी में. He was one of those people who was in a perfect position to create a religion around Socrates. For the people who don't know, मैं एक बहुत बहुत ही लिमिटेड आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. Socrates was the first person who was the first philosopher who said virtue is the sole good. At around, I think it was 200-ish BC. I'm not sure, मैं आपको डेट्स बता दूंगा नीचे, ठीक है. और सनातन धर्म ये उससे भी पहले हजारों सालों से करता आ रहा था कि जी अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करो तो आपके साथ बुरा होगा. अच्छाई की डेफिनेशन क्या है हमसे समझ लो, अपने आप को बेटर करो, वैल्यू क्रिएशन करो, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग की हेल्प करो. I guess at a lot of places Hinduism also insisted on कि अगर आपके साथ अच्छा करने से बुरा भी होता है तो भी आपकी ड्यूटी है कि आप अपने धर्मा पे ही टिके रहें. You do what you consider right and you stick by it, whether it brings Not- reward or punishment. Not what you think is right. Like what's generally accepted is right. सही कि धर्म आपको एक समझदार आदमी भी बनाना चाहता है, तो एक समझदार आदमी की समझ से जो ठीक है वो आप उस पे टिक के करिए. तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सोक्रेटिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वॉरियर इन द आर्मी. वो वापस आए, एक बहुत समझदार इंसान थे. उन्होंने ये बोला कि वर्च्यू इज द सोल गुड. वो एथेंस में रहते थे, फिलोसोफर बन गए. उन्होंने दुनिया को बोलना शुरू किया वर्च्यू इज द सोल गुड, वर्च्यू इज द सोल गुड. और उन्होंने एक चीज शुरू की जिसको बोलते हैं सोक्रेटिक डायलॉग. सोक्रेटिक डायलॉग क्या होता है कि जो इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना, उसको हम क्वेश्चन कर करके उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं. और क्वेश्चनिंग मैलिस के साथ नहीं होती, क्वेश्चनिंग जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ होती है. सोक्रेटिस को बेसिकली ऑरेकल ऑफ डेल्फी ने बुलाकर बोला कि आप दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो. वो बोलता है क्या बात कर रही है मैं. सो ही सेड आई एम नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, आई विल फाइंड यू अ पर्सन हु इज वाइजर देन आई. So he went on this quest saying that I know nothing. Teach me, tell me, and help me find a person who is wiser than me. That was his entire quest. And इस चीज में उन्होंने इसी में कि वो बात ही ऐसे करते थे. किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, तो अच्छा वो अगर कुछ अपोजिंग व्यू है, अगर जैसे उन्होंने बोला कि जी ये होना चाहिए, एंड द कैसे कहते हैं, द पॉलिटिशियन हैज बीन सेइंग फॉर लॉन्ग टाइम कि ये नहीं हो सकता है, तो he did not used to say that you're wrong, because he did not used to think that way. He used to say दी नहीं सर आप ठीक बोल रहे हो, और क्योंकि हाँ आप because you are saying the right thing and I am must be wrong and you must be right, so if you are right you must be more wise than I am.
So tell me where I am wrong. And then he used to Where I'm present. wrong. Then he used to present his logic through questions, and he used to completely disassemble politicians, academicians, theologians, different philosophers. खत्म कर देते थे उनका. और वो एंड में आके यही बात करते थे कि वर्च्यू इज द सोल गुड. और इसी हरकतों के लिए उन्होंने बहुत सारे पावर स्ट्रक्चर्स को अपसेट किया. जब उनको अपसेट किया तो एथेनियंस उनको ट्रायल पे लेकर गए. ट्रायल, मैं कभी सोक्रेटिस की ट्रायल आपके साथ अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर बेसिक बात ये हुई कि उस ट्रायल में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया. सोक्रेटिस एग्जीक्यूट हुए. प्लेटो उनके स्टार प्यूपिल थे. सोक्रेटिस ने कुछ नहीं लिखा खुद. प्लेटो ने सारा का सारा कोडिफाई करा जो उन्होंने बोला था, लिखा, उसको स्ट्रक्चर दिया, उसको पब्लिश करा. अब यहां पे प्लेटो ने एक बहुत ही कॉन्शियस चॉइस बनाई. उन्होंने इसको एज एकेडमिक्स प्रीच किया. उन्होंने दुनिया की पहली, मतलब दुनिया की तो नहीं, उन्होंने ग्रीस की सबसे पहली, रोम की सबसे पहली एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी. प्लेटो की एकेडमी इसीलिए एग्जिस्ट करती है ताकि सोक्रेटिस के आइडियाज प्रीच करे जा सके. लेकिन उन्होंने उसको पढ़ाया एज पढ़ाई, उन्होंने उसको एज रिलीजन नहीं पढ़ाया. अगर वो उसको एज रिलीजन पढ़ाते तो सोक्रेटिस ने जो उस टाइम बोला था वो डॉगमेटिक चीज बन जाती. और अगर वो डॉगमेटिक चीज बन जाती तो आज की डेट में भी हमें स्लेवरी देखने को मिलती. लेकिन क्योंकि उन्होंने उसे एज पढ़ाई पढ़ाया, एज रिलीजन नहीं पढ़ाया, उसका इफेक्ट इतना फार रीचिंग है कि प्लेटोज रिपब्लिक के आइडियाज हम आज जर्नल गवर्नेंस में यूज करते हैं. और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात है मेरे हिसाब से. इसी वजह से रिलीजन को ट्रांजिएंट होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, उसको रिजिड नहीं होना चाहिए. बिकॉज आइडियाज बहुत पावरफुल हैं जो रिलीजन देता है. मेरे को लगता है कि अगर रिलीजन इजीली अमेंडेबल होगा, जैसे कि आपने बोला ट्रांजिएंट होगा, फिर तो वो उसका पर्पस तो बीट नहीं होता, लेकिन एक तरह से वो जो है ब्रेक डाउन कर जाएगा. क्योंकि रिलीजन अलोन, अगर रिलीजन सिर्फ ये सिखाता कि आपको सोचना कैसे है, तो ये बात ठीक थी. अगर रिलीजन had religion been only a legal document, then it's all right to amend it, right? But religion tackles a host of issues all at once, right? Religion tackles the creationist theory, religion tackles the legal laws, laws which society abides by. Religion also tackles the history, religion tackles myth and stories and tales, all that. So if you point out a mistake in one of them, then it stands at a risk of completely discarding the entirety of it, right? तो अगर आप उस चीज की स्पेस देते रिलीजन में, अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर उस समय रिलीजन में इस चीज की स्पेस दी जाती तो वो कभी इतना स्ट्रक्चर्ड रह ही नहीं पाता. रिलीजन का मिसयूज कैसे हुआ? Because they targeted a lot of things. So what people started doing, the ancient people also, they started using religion to gain power. इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है कि लोग बोलते थे मैं सूर्यवंशी हूं, मैं सूर्य की लिनियज है मेरी, ठीक है, इंद्र की लिनियज है मेरी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, विष्णु का अंश है मुझ में. समथिंग एल्स, अगर मैं ग्रीक साइड पे, यूरोपियन साइड पे जाऊं, आई एम द सन ऑफ जूस, आई एम अ डेमीगॉड, आई एम द ग्रैंड सन ऑफ जूस, आई एम द सन ऑफ एथीना, थिंग्स लाइक दैट. इसके दो एस्पेक्ट्स थे, एक फायदा था, एक नुकसान था. फायदा था कि मासेस को, जो जनरली अनअवेयर, अनरेड, इलिटरेट मासेस थी उस टाइम पे, बिकॉज एजुकेशन इतनी प्रेवलेंट नहीं थी, एजुकेशन पढ़ाई के लिए कुछ था भी नहीं कुछ ज्यादा, हमारे पास ना साइंस था ना कुछ था, एथिक्स की स्टडी थी थोड़ी बहुत उसको, और जो साइंस एम्प्लॉय होती थी वो वोकेशन में एम्प्लॉय होती थी. तो उसको मासेस को समझाने के लिए कि हम इस लीडर को क्यों माने, हम इस लीडर की बात ही क्यों सुने, ये कौन है, ठीक है, उनको समझाने के लिए लोगों ने बोला शुरू कर दिया कि हमारी डिवाइन लिनियज. इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे ये लगता है कि डिवाइन लिनियज का मतलब ये नहीं था कि मेरे पास डिवाइन पावर्स है. इसका मतलब ये था कि मैं एथिकली एक्ट करूंगा, और मुझे क्रेडिट देने के लिए मुझे अपनी लिनियज अमेंड करनी पड़ी. काफी जब आप हिस्ट्री को ऐसे एंगल से देखते हैं, कुछ नहीं है, एक परसेप्शन चेंज है. अभी तक हम सब कुछ हार्ड फैक्ट्स में समझ रहे थे, हमने परसेप्शन हल्की सी अपनी ऑल्टर करी और हमें रियलिटी समझ में आने लगी चीजों की. आप अगर बात करें तो एवरीथिंग
uh, the history is written by the victors. If history is written by the victors, then the people who write it will amend it accordingly. वो आपको उस टाइम की असलियत नहीं बताएंगे, आपको उस टाइम की जनरल परसेप्शन बता देंगे. तभी तो ठीक है, अब सबऑल्टर्न हिस्ट्री करके फील्ड आ चुका है. एक्सप्लेन करेंगे सर. हिस्ट्री, सबऑल्टर्न हिस्ट्री वो होती है ना, हिस्ट्री ऑफ द कॉमनर्स. अलग अलग सोर्सेज पकड़े जाते हैं, उससे ये पता लगाया जाता है कि कॉमनर्स की एक्चुअली स्थिति क्या थी, लाइफ क्या थी, व्यूज़ क्या थे अंडर एनी डायनेस्टी फॉर दैट मैटर. क्योंकि राजा तो अपने कोर्ट में हिस्टोरियंस रखता था, एंड व्हेन यू आर गेटिंग पेट्रनेज फ्रॉम द क्राउन यू वोंट बी हाईली क्रिटिकल ऑफ इट ना. तो उसके लिए जो है ऑल्टरनेट टेक्स्ट पे लोग रिलाई करते थे, और ऑफ सेम टाइम होपफुली किसी पढ़े लिखे कॉमनर ने लिख रखा होता. तो सबऑल्टर्न हिस्ट्रीज को कहते हैं. यू रेज्ड अ ग्रेट पॉइंट ना कि रिलीजन हैज बीन यूज्ड टू लेजिटिमाइज मोनार्कीज अक्रॉस सोसाइटीज. चाइना में, इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में तो थी नहीं मोनार्की, बट हाँ यूरोप इन जहाँ भी आपको मिलेगी और वहाँ पे रिलीजन का यूज़ करा गया है. इसीलिए अगर आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें मार्क्स वेरी फेमसली और इनफेमसली हैव सेड कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस. वो इसीलिए क्योंकि मार्क्स यूज्ड टू थिंक कि इफ आई हैव टू ब्रिंग इन अ रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स, और अगर फॉर एज लॉन्ग एज people believe ki monarchs are backed by gods, no revolution is going to come, right? So that's why Marx called it opium of masses. ऑब्वियसली नशे में रखते हो ना यार, तुम उन्हें एक 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 मीठी गोली दे रहे हो मासेस को कि ऐसा है, मेरी बात सुन लो. अब पता है इससे क्या होता है, मेरे सारे एक्शंस लेजिटिमाइज हो जाते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो. एथेंस ने, अब सुनो, अब मजे की बात सुनाता हूँ. एथेनियंस ने, ग्रीक्स ने डेमोक्रेसी इन्वेंट करी. ठीक है, डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड इट नाउ एज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, नॉट एज कोऑपरेशन ऑफ मासेस. वो हम लोग बहुत वो अच्छा, मैं ना यार ये ना मेरा और प्रवीण का एक बहुत बायस्ड व्यू है. अगर किसी को इससे दिक्कत है तो हमें नीचे बता दो, क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट कोई सॉलिड आर्गुमेंट्स मिली नहीं है. मैं थियोलॉजिस्ट से बात कर चुका हूँ, फिलोसोफर से बात कर चुका हूँ, प्रोफेशनल एकेडमिक से बात कर चुका हूँ, और जो मैं अभी बोलने लगा हूँ सब इससे एग्री करते हैं. ठीक है, हिंदुइज्म इज, सनातन धर्म की जो सिविलाइजेशन है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन दिस प्लैनेट. हम लोग कोऑपरेशन, इंक्लूजन बहुत पहले समझ चुके थे. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम लोग बहुत सालों से हैं, बहुत generations, बहुत centuries से हैं, even before anybody started contemplating these ideas. We are a people of the land, from the land, and we are connected to it beyond any, मतलब beyond anything. हमारा धर्म बहुत पहले ट्रांजिएंट हो चुका था. इवन जब मनुस्मृति आई थी, उसके बाद भी हम लोगों ने, हमारे पंडितों ने, जिसके फेवर में ये कोडिफाई कराई गई थी ये लीगल सिस्टम, मनुस्मृति, फॉर हु डोंट नो, मनुस्मृति वाज द फर्स्ट कोडिफाइड सेट ऑफ लॉज दैट हिंदुइज्म ब्रॉट आउट. ठीक है, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. एक छोटा एग्जांपल ये है कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और हमारे स्क्रिप्चर सुन लेता था या पढ़ लेता था, तो उनको उनके कान में मोल्टन गोल्ड डाला जाता था कि अगर अब आपने सुन लिया, अब आप जिंदगी में कुछ और ना सुन पाए, अब आपने देख लिया तो जिंदगी में कुछ और ना देख पाए. इन चीजों को भी हमने खुद अमेंड किया. आउटसाइड इंटरवेंशन कभी कोई खास इन्वॉल्व नहीं हुई हमारे रिलीजन में. हम लोग एक बहुत ही प्रोग्रेसिव धर्म और बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी है. हिंदुइज्म की जो अरिस्टोक्रेसी थी, दैट इज द ब्राह्मण्स, जो जो रिलीजन को लीड करते थे या एक तरह से डिक्टेट करते थे, दे वर वेरी स्मार्ट पीपल, आई टेल यू. सो दे कुड सेंस द मूड ऑफ पब्लिक ना, कि पब्लिक किस तरफ जा रही है, और यू नो दे विल एडिक्वेटली, और यू नो दे विल चेंज थिंग्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एज एंड व्हेन नीडेड, सो दैट इतना ज़्यादा माइग्रेशन ना हो जाए. ने ये अमेंडेबल रखा रिलीजन ताकि माइग्रेशन ना हो जाए, क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वो बिकमिंग वेरी पॉपुलर. इफ यू रिमेंबर ना कि बीच में बुद्धिज्म का तो बहुत हाइप हो गया था इंडिया में, इट वाज द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट्स, इट वाज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, एंड ब्राह्मण्स थॉट कि अगर हम ये इन सब डाइकोटमी में अटके रहे जो है तो काफ़ी लॉस हो जाएगा रिलीजन का, लोग चले जाएंगे, फॉलोअर्स चले जाएंगे. तो इसलिए उन्हें जो है एट राइट टाइम्स दे मेड changes as they saw fit. Yeah, they did. So that is why I say that Hinduism is inherently very progressive. हम लोगों का काम था यार, हम लोग देख, हिंदू धर्म को चलाने वाला कौन था? ब्राह्मण आदमी. ठीक है, ब्राह्मण, दे कास्ट सिस्टम फॉर ऑल इट्स डीमेरिट्स,
ठीक है, मेड वन थिंग श्योर दैट द पीपल एट द टॉप, जो मतलब उसमें कास्ट सिस्टम के हायरार्कीज, मतलब उस बहुत स्टूपिडिटी है कास्ट सिस्टम पे, एक हम लोग पूरी वीडियो करेंगे। पॉइंट ये भी है ना कि अब डिवीजन से इशू नहीं होता, कई जगह डिस्क्रिमिनेशन से होता है। तो डिवीजन तो आप कई जगह बना ही सकते हैं। एग्जैक्टली हायरार्की आप बना दोगे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी हायरार्की होती है, और यहाँ पे हायरार्की का ठीक यूज था। हाँ यहाँ पे हायरार्की का हाँ क्या यूज था कि रिलीजन को समझना, रिलीजन को अमेंड करना, रिलीजन को पढ़ाना लोगों को काम था ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का क्यों था? क्योंकि फ्रॉम सेंचुरीज दे हैड बिन पासिंग डाउन वोकेशनल नॉलेज एंड आइडियाज ऑफ परपेचुएटिंग नॉलेज, उनकी जॉब थी, उनका सोसाइटी में रोल था वो। तो जब अकेडमिशियंस के हाथ में ये चीज थी, उन्होंने इसको समझा, उन्होंने ये समझा कि इस चीज को धीरे धीरे अमेंड करने की जरूरत है। दे आइडेंटिफाइड द नीड, द सेक्ट डिड देयर जॉब, what Buddhism did when it came here, and why it did, and I will relate it to our current discussion, is that when it came, Siddharth Gautam had an epiphany. He attained enlightenment sitting below the the Bodhi tree. What his enlightenment was कि उनको मेडिटेशन से ये चीज समझ में आई कि हम जो करंट फॉर्म, उस टाइम जो रिलीजन एज देन एग्जिस्ट करता था, उसने currently that is not enough for people to reach their self actualization. He realized that. He went in a pursuit of his self actualization, and when he attained it, he realized कि हमारा current religion बहुत limited है. So he started teaching people what he had realized, कि आप ऐसे करें, आप ऐसे समझें। उन्होंने ethics वाला part completely छोड़ दिया at that time, at that point. एथिक्स, बुद्धिज्म एथिक्स 100% डिस्कस करता है। बुद्धिज्म के बहुत सारे स्कूल्स हैं, और जितना ये फैला है उतना डेवलप हुआ है। ठीक है, मैं जो, इफ देयर इज एनीबडी हु इज मोर नॉलेजेबल देन मी अबाउट दिस, इन द प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं ये चीज आपको बहुत क्लियरली बता दूं, उन्होंने एथिक्स का पार्ट उस टाइम कंप्लीटली छोड़ दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप एक बुद्धाहुड की स्टेट, एनलाइटनमेंट की स्टेट, आप चलते फिरते कैसे अटेन कर सकते हैं। उस टाइम के लिए बहुत रेडिकल आइडिया था, इसलिए एकदम से पॉपुलराइज हो गया। लेकिन मजे की बात क्या है, ये सारे रिलीजन्स में बेस्ड है। गौतम बुद्ध ने कोई नई बात नहीं करी, उन्होंने पुरानी बात को एक नई तरीके से, सिंपल तरीके से लोगों को समझाया। He must have realized कि existing scriptures हैं, या जो existing ways prescribed हैं self actualization के, या to take forward your spiritual journey के, तो वो उतने efficient शायद उन्हें नहीं लगे होंगे। उन्हें तो उनको लगा कि ऐसी एक ज़रूरत है कि मैं खुद जो है, first I'll seek the truth myself, and then if I have anything to tell, I might as well spread it. एक अच्छी थॉट ये है कि उन्होंने जो स्पिरिचुअल साइड थी, हमने जैसे डिस्कस किया ना कि रिलीजन इज फॉर्म ऑफ मैच पार्ट ऑफ टू थिंग्स, द स्पिरिचुअल साइड एंड द लीगल साइड, द सर्वाइवेबिलिटी साइड। उसको आपने साथ जोड़ दिया, एजुकेशन भी इसमें जोड़ रहा हूं मैं, वोकेशनल एजुकेशन, वैसे दोनों का पार्ट है। ये बात सब समझते हैं कि दोनों का पार्ट है, पर इन दोनों को जोड़ के रिलीजन बनाया गया। उन्होंने इसको हल्का सा अलग कर दिया, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बात करी। उन्होंने बात की, जो आप लैंड से आए हैं, जो आपके पुराने तरीके हैं, जो आप खुद को डेवलप करने के, आत्मनिर्भर होने के, आत्मा को समझने के, ठीक है, अपना कैसे कहते हैं, नेचर से कम्युनिकेट करने के बिना बोले, एनिमल्स से कम्युनिकेट करने के, एक स्पिरिट बॉन्ड बनाने का अपनी सराउंडिंग से, जो प्रैक्टिस है, जो सारे रिलीजन्स जानते हैं, जो सारे रिलीजन्स प्रीच करते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिए। आप वैल्यू क्रिएशन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सोसाइटल वैल्यू क्रिएशन प्रैक्टिस करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर माइंड एक्सपेंशन के बारे में सोचिए। जो मेडिटेशन का पार्ट है, उसे रोज प्रैक्टिस करिए, रोज मेडिटेट करिए, रोज अपनी थॉट्स को प्रोसेस करिए। एक जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था, आप इसको जिसको हम बोलते हैं आज, अगर किसी को नहीं पता, एक फिलॉसफी है जिसका नाम है स्टोइसिज्म, जो ग्रीस से आती है, बेसिकली एथेंस से आती है, और उसका मॉडर्न एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी इज समथिंग नोन एज सीबीटी, और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सिमिलरली,
बुद्धा ने भी उसका एक साइड प्रेजेंट करा। स्पिरिचुअलिटी की अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं रिलीजन से थोड़ा सा मूव ऑन कर चुका हूँ। स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चीज समझना चाहता हूं, मेरा इस यूनिवर्स में रोल क्या है। ये आंसर्स मेरे बाहर नहीं है, ये सारे के सारे आंसर्स मेरे सेंस ऑफ सेल्फ में है। मेरी आत्मा, मेरा अंश जो यूनिवर्स का है वो सब कुछ जानता है, बिकॉज सारी क्रिएशन एक है। तो जब सारी क्रिएशन एक है तो मेरे पास सारे आंसर्स हैं ना यार। लेकिन उनको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्रोस्पेक्शन, जो आपको कैसे मिलती है, मेडिटेशन के थ्रू मिलती है। जब आप ध्यान लगाते हो, जब आप फोकस से काम करते हो। अच्छा, मेडिटेटिव स्टेट लोगों का ना बहुत एक जर्नल मिसकंसेप्शन है कि मेडिटेशन होती है ये। दिस इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अ मेडिटेटिव स्टेट कैन बी अचीव्ड एनीवेयर एनी टाइम। आप पढ़ते हुए भी, फोकस करते हुए भी, सम सॉल्व करते हुए भी, एग्जाम करते हुए भी, डिस्कशन करते हुए भी, कुछ भी करते हुए यू कैन अचीव अ मेडिटेटिव स्टेट। हाँ, एक चाइनीज वे ऑफ थॉट है आई गेस, ताओइज्म करके, which discusses this state of flow. आई गेस यू आर रेफरिंग टू दैट ओनली ना, कि आप कोई भी काम करते हुए फ्लो में आ सकते हो उस state में। हाँ, होता है यार, एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस्ड इट। मुझे बता दे, देयर हैव बीन, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके साथ ये हुआ होगा कि लास्ट में करते 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 इतना इतना घिस लिया अपने आप को कि आंख बंद करके भी मैं आंसर लिख सकता हूं। ठीक है, एक पार्ट उसका रट्टा है, दूसरा पार्ट उसका इज योर फ्लो स्टेट। यू हैव परफेक्टेड द थिंग सो मच दैट यू डोंट नीड टू कॉन्शियसली फोकस फॉर इट। people who play sports might relate to it very much ना। स्पोर्ट्स खेलते हुए you don't have that much time to react, तो you can't follow that structure of thought कि अब बॉल आ रही है, अब मैं ऐसे मूव करूंगा। you just do it. That's the state of flow. Absolutely, absolutely. When you understand these things, when you imply them, when you embody these things, you can achieve greatness. That is the idea of spirituality. ठीक है, अब इसमें एक बात आ जाती है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी का ना एक बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं कि कोई एक्स्ट्रा फिजिकल चीज है, एक्स्ट्रा सेंसरी चीज है। इट इज समथिंग बियॉन्ड वन सेल्फ। कोई डिफरेंट रेल्म एग्जिस्ट करती है जहां पे ये चीजें होती हैं। जब हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ना, जब हम आत्मा, परमात्मा, ठीक है, योर एनलाइटनमेंट, सिद्धि, समाधि, जब मैं ऐसी बातें करता हूँ ना लोगों से, तो लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या है जो, क्या वो आदमी है, क्या सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल आदमी है जो कैसे पता नहीं क्या एस्ट्रल प्रोजेक्शन या क्या बुलशिट करता होगा, अपना कहाँ क्या चीज ध्यान वान लगाता होगा जो ऐसी बातें कर रहा है। पर मजे की बात यह है, जो अगर मैं इनकी भी बात करूँ ना, हिप्नोसिस, समाधि एंड मेडिटेटिव स्टेट, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। आप लोग इनका लोअर वर्जन अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। जब आप इनको खुद प्रैक्टिस करने लगते हो तब आपको समझ में आती है कितनी नॉर्मल चीजें हैं। लोगों को स्पेल्स स्पेल्स जैसे जादू टोना, डॉगमा है इसके अराउंड भाई, हुआ है इसके अराउंड। लोग समझते हैं जादू टोना तो भाई साहब, मैं यहाँ पे कैसे कहते हैं, हाथ में से पाउडर मारूंगा और सामने वाले आदमी को आग लग जाएगी। ये सब कुछ, ये सब कुछ रिटन टेक्स्ट एग्जैजरेशन है। जादू या स्पेल कास्टिंग जिसको हम बोलते हैं, दैट इज नथिंग मोर देन प्लेसिंग योर इंटेंट ऑन समवन। सिंपल कॉन्सेप्ट, नजर लगाना। बात करते हैं ना हम लोग, हमारे वोकल ट्रेडिशंस में ये बातें चलती हैं, नजर लग गई तेरे, काली जुबान है, ठीक है, सरस्वती बैठी थी तुम्हारी जुबान पे इस टाइम, ठीक है, ऐसी चीजें। और ऐसी चीजें नॉर्मल लाइफ में हमने ऑब्जर्व करी हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसको कॉन्शियसली एम्प्लॉय करना इज स्पेल कास्ट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब आप अपनी स्पिरिट को एट्यून करते हो तभी आप इसको कॉन्शियसली एम्प्लॉय कर सकते हो। जब आप यूनिवर्सल सोल, परमात्मा जिसको हम रिलीजन में जिसकी बात करते हैं, जब उनके साथ आप अपने आप को अलाइन करते हो, व्हेन यू आर अलाइंड विद देम, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग। अगर मैं साइंटिफिक मेथड से आऊं तो केओस थ्योरी, ठीक है, ये क्या हो गया? हाँ जी, ये क्या क्या उस तरीके हो गया?
chaos theory is मतलब वो of quantum mechanics, a branch of quantum mechanics. I don't know much about it academically speaking, but basically अगर एक क्वांटम पार्टिकल की स्टेट आप डिफाइन कर सको तो आप उससे सारे क्वांटमली एंटैंगल्ड पार्टिकल्स की स्टेट बता सकते हो. मतलब मैं अगर मैं कंटेन सिस्टम की बात करूं, मैं एक फैक्टर बता सकूं तो मैं सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकता हूं. अच्छा, like to very much accuracy. टू 100% एक्यूरेसी सर. अच्छा. ठीक है. क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट डिटर्मिनिंग द स्टेट ऑफ द इनिशियल पार्टिकल because the maths after that is sorted, and that is the चलो look it up. हाँ. That's interesting. Pretty interesting. because that's the interesting part. That is what I personally define as spirituality and the meditative state. मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की बात नहीं कर रहा. किसी की फीलिंग्स, किसी की थॉट्स, किसी का थॉट प्रोसेस मेरे से बात करते हुए मैं कैसे समझ सकता हूं. अगर मैं एक चीज समझ सकता हूं, बाकी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं. वो कैलकुलेशन ठीक तरीके से करना, वो इनिशियल ऑब्जर्वेशन ठीक करना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. अब इसमें एक चीज लोग बोलते हैं, और मेरा क्वेश्चन है अगला आपसे इनिशियली जो मैं भी पूछने लगा हूं, कि व्हाट डू यू थिंक द मेटाफिजिकल रेल्म इज? मेटाफिजिक्स मेरा वाबस्ता ज़्यादातर चीज़ें जो एकेडमिक्स में मेंशन होती हैं उनसे रहता है. मेटाफिजिक्स जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ, एक फिलोसफी की ब्रांच है विच एंटेल्स क्वेश्चंस दैट यू प्रीवियसली मेंशन ना, हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग हियर, डज लाइफ हैज मीनिंग, हु हैज़ क्रिएटेड मी, व्हाई हैज़ ही शी क्रिएटेड मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है इस पर. मैं तो चाहूँगा आप जो है अपनी तरफ से इस पर रोशनी डालिए हमारे दर्शकों को. सर मैंने रोशनी डाली. मैं जो चीजें पहले बोल चुका हूँ वही है सारी. मेटाफिजिक्स एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी इज वेरी वाइड इन इट्स स्कोप बट ऑल्सो वेरी फोकस्ड. हमारे एक मेटाफिजिशियन जिनको मैं फॉलो करता हूँ, नीत्शे, ही वॉज अ वेरी पेक्यूलियर पर्सन बिकॉज उनका एक कोट है जो हमारी करंट डिस्कशन के लिए बहुत रेलिवेंट है. उन्होंने एक कोट दिया था, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम. Who will wipe this blood of us, the murderers of all murderers? What festivals of atonement must we have? What celebrations must we do to wash ourselves of this sin? और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, वो गॉड किस चीज को बोलते हैं, उनका मतलब क्या है इस बात से. वो बोलते हैं गॉड इज डेड. He does not say that the higher power that we ascribe to the universe is dead. That can never be dead. That is creation itself. As long as one human being, one element of creation is alive, God is alive. Okay? In any sense. But he said that what he meant was that the idea of God that we created is redundant now. आप इतने सारे रिलीजन से, इतने सारे थॉट प्रोसेसेस से, इतने सारे कोडिफाइड लॉज से आपने गॉड का एक यूनाइटेड आइडिया खत्म कर दिया. हमने गॉड क्यों बोला था? मैंने शुरू में ये बात करी थी कि हमने एवरीथिंग दैट इज गुड एंड एवरीथिंग दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड वी एस्क्राइब टू गॉड. एक प्लेस होल्डर था, वेरिएबल था, एक्स था. ठीक है जी. उसको जब अब क्योंकि लेकिन आपने उस पर इतना कुछ लिख दिया है, उसको इतना स्ट्रिंजेंट कर दिया है साथ के साथ, और रिलीजन में कोडिफाई करके उसमें रूल ऑफ फियर भी डाल दिया है. आपने उसमें इतना कुछ कर दिया है कि अब जो वो वेरिएबल एक्स था उसको डिफाइन करके आपने वेरिएबल एक्स की अहमियत खत्म कर दी. तो उस चीज को भगवान बोलना बंद करो, या फिर कुछ बढ़िया करो और कुछ नया कंसेप्ट लेकर आओ. ये कंसेप्ट अब रिडंडेंट हो चुका है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, आज तक नहीं सुन रहे हैं. हम अभी भी उसी चीज को लेकर बैठे हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे. आई गेस हमें ये भी देखना होगा कि हैविंग अ गॉड, ये बिलीव करने का कि देयर इज अ गॉड, लार्जर पर्पस या बेनिफिट क्या रहता है. जनरली जो आर्ग्यूमेंट्स हैं थीस्ट्स की तरफ से वो ये हैं कि यू नो दिस विल हेल्प स्प्रेड ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स ऑन वेरी साउंड ग्राउंड. तो मेरा सवाल शायद अगला यही है कि आपको क्या लगता है जो एथीस्ट लोग हैं उनके मॉरल्स हो सकते हैं? अगर उनके मॉरल्स हो सकते हैं तो क्या आर देयर मॉरल्स as deeply rooted
as the morals of a religious person is, कैसी possibility है या नहीं? सर देखिए, आप ना इसमें आप यू प्रेजेंट अ गुड, यू मतलब आप एक गुड अच्छा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसमें चक्कर क्या है, अगर आप ये सवाल मेरे से 500 साल पहले पूछते तो मैं आपको बोलता नहीं हो सकते. एनीबडी हु स्पीक्स अगेंस्ट गॉड इज प्रोबेबली डूइंग अ रॉन्ग थिंग. आज की डेट में एथिक्स की स्टडी और भगवान की स्टडी अलग अलग हो चुकी है. एक दूसरे को ओवरलैप्स हैं थोड़े से, लेकिन अलग अलग हो चुकी है. तो एक एथियस्ट इंसान एथिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. गॉड का आइडिया फॉलो करना आज की डेट में जरूरी नहीं है आपको एथिकल होने के लिए. हाउ एवर फॉर अ नॉन अकेडमिक पर्सन जो इस चीज के बारे में स्टडी नहीं कर रहा है, जो गॉड को डिसोन कर रहा है, सिर्फ एथियस्ट मैं क्यों हूं, क्योंकि मैं भगवान में नहीं मानता भाई, ठीक है, और जो इसको यूज कर रहा है ताकि वो मॉरल्स को सर्कमेंट कर सके, वो कॉन्शियसली मोरालिटी के सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है. तो वो बंदा एट हिज कोर ऑलरेडी अपने मॉरल्स डिसोन कर चुका है. जब उसने भगवान को डिसोन किया तब उसने अपने मॉरल्स भी डिसोन कर दिए. वहां पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है. लेकिन जो इंसान भगवान का आइडिया छोड़ के एथियस्ट बन रहा है और एथिक्स को फॉलो करता है, उस इंसान के बिल्कुल सर मॉरल्स हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते? आपकी तरह है, मेरी और आपकी तरह सोच है. परसेप्शन शिफ्ट करिए उसने अपनी. चलिए, अब इसके बाद मेरा आपसे वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक वी डिस्कस्ड मतलब क्वाइट अ लॉट. हमने सारा ग्राउंड ही कवर कर लिया यार. हाँ, most of it I guess. एक व्रत का बताना रह गया. व्रत पे कुछ कहना है तो गो अहेड. हाँ, ओके वील टॉक अबाउट ट्रेडिशंस. अब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इसमें दोनों चीजें हैं. इसमें क्या होता है जी, व्हाट वी डू इज वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन. हम लोग इसका डॉगमा का फायदा बताता हूँ. एक डॉगमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई. अब लोग इस डॉगमेटिक पोजीशन को यूज करते थे साइंस वो प्रोपोगेट करने के लिए. साइंस, एक एग्जांपल इसका है वो नवरात्रे वो टाइम होता था जब सीजन चेंज होता था हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और जब सीजन चेंज होता था तो ग्रेन की कमी रहती थी. सीजन चेंज में क्रॉप कम, ग्रेन की कमी, तो लोगों को ये बोला जाता था भैया 9 दिन का व्रत रखो, 9 दिन का व्रत रखो, अनाज बचेगा उस 9 दिन. लोगों को खिलाने के लिए अनाज नहीं है, इसलिए अनाज बचा रहे हैं उस 9 दिन. बफर स्टॉक भी थोड़ा बहुत, उसकी एक आध आर्ग्यूमेंट ये भी है कि बफर स्टॉक बना लेते हैं. उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि 9 दिन का बफर स्टॉक बना के आप क्या करोगे. क्या इसको साइंस टर्म भी करा जा सकता है? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, साइंस इज द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमेना एज यूजिंग एग्जिस्टिंग सेट ऑफ और अ कोडिफाइड सेट ऑफ नॉलेज और रूल्स वगैरह. तो perhaps these people do it because their ancestors did and they did it because their ancestors did. पर इसका कुछ as such scientific explanation तो exist नहीं करता होगा उसमें. मैं वही बोल रहा हूँ ना, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दैट पीपल हैड. हाँ, ऑब्जर्वेशनल चीज है. ऑब्जर्वेशनल चीज थी. इट इज आर्केइकल साइंस है. आर्केइकल साइंस है, पर साइंस है. ठीक है, लोगों ने देखा, अपनी लोकल कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करा, प्रीस्ट्स के पास गए, बोला जी इसको रिलीजन में बेस कर दो. एज सून एज आप रिलीजन में बेस कर दोगे, हमें कंप्लायंस इन्फोर्स नहीं करनी पड़ेगी, हमें लोगों को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, कंप्लायंस अपने आप नेचुरली इन्फोर्स हो जाएगी. वही हुआ. रिलीजियस टेक्स्ट भी अपने आप को जो है सोसाइटी के हिसाब से बदलते हैं. एक एग्जांपल आपको क्रिश्चियन रिलीजन में मिल जाएगा, दैट इज क्रिसमस जो है, इफ यू विल टॉक टू थियोलॉजिस्ट, क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट, वो आपको बताएंगे कि क्रिसमस यूज्ड टू बी अ पेगन फेस्टिवल, जो मेरे ख्याल यूरोपियन कुछ यूरोपियन कंट्रीज में मनाया जाता था. और व्हेन क्रिश्चियनिटी गॉट पॉपुलर ओवर देयर, तो दे सेड कि नहीं, दिस फेस्टिवल इज वेरी डियर टू अस, सो दे समहाउ मेड इट इंटरट्वाइंड विद क्रिश्चियनिटी एज वेल. एक एग्जांपल आपको इस्लाम में मिल जाएगा हज यात्रा का, क्योंकि वो जो काबा है दैट यूज्ड टू बी देयर बिफोर इस्लाम एज वेल, और उसके अराउंड जो वो सर्कुलर मोशन में लोग घूमते हैं, दैट आल्सो यूज्ड टू हैपन बिफोर इस्लाम एज वेल. तो वहाँ पे पहले तो नहीं सूफीज़म नहीं सर, वो प्री इस्लामिक अरेबिया में होता था वो चीज़. वहाँ पे पेगन रिलीजन्स थे, अरेबियन ट्राइब्स थे, दे हैड एवरी ट्राइब हैड अ डिफरेंट गॉड, एंड सो ऑल दोज idols of God were placed at that place Kaaba में. तो it used to be a center of trade and religious tourism back then, before Islam as well. तो जब इस्लाम आया तो they removed the idols but they still maintained that
ट्रेडिशन और कस्टम ऑफ कमिंग टू दैट प्लेस एंड रिवॉल्विंग अराउंड। हालांकि उनने वो रेवोल्यूशन जो था क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, कुछ उनने स्पेसिफिक फीचर्स भी लिया है, बट दे स्टिल largely tried to retain a tradition or a custom which was very popular amongst the natives there. तो ये भी एक फिनोमिना है रिलीजन का। एक और एग्जांपल मेरे को सर याद आ गया, आप बोल रहे थे इतनी देर से, मतलब जब आप बोल रहे थे तो मेरे को एक एग्जांपल याद आ गया। एग्जांपल बीइंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक न्यूबॉर्न चाइल्ड आता था तो मदर को और न्यूबॉर्न चाइल्ड को किसी किसी से आप पूछ लीजिएगा, ये सच है, मुझे भी किसी ने, किसी पुराने बंदे ने ही बताया था कि उनको बंद कर दिया जाता था एक कमरे में फॉर 40 डेज। ये एक ऑब्जर्वेशनल चीज थी। इसकी साइंटिफिक रेलेवेंस हमें आज समझ में आती है, उस टाइम नहीं आती थी। इसकी साइंटिफिक रेलेवेंस आज हमें बायोलॉजी ये बताती है कि इन द फर्स्ट 40 डेज द मदर एंड चाइल्ड शुड बी इनसेपरेबल, बिकॉज एक केमिकल जनरेट करती है उनकी बॉडी जो दोनों का बॉन्ड सीमेंट कर देता है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये प्योर ऑब्जर्वेशन से हमारे एंसेस्टर्स ये चीजें समझ चुके थे जो हमें आज तक समझ में नहीं आती हैं। इसलिए रिलीजन की आज भी रेलेवेंस है, लेकिन जो चीज हम समझ चुके हैं कि ये गलत है उसको अमेंड करना बहुत जरूरी है। और वो हम कैसे करेंगे? जब हम अपनी आइडियोलॉजी रियल वर्ल्ड में, अवेयरनेस में और स्पिरिचुअलिटी में बेस करेंगे। जब तक हम लोग अपने आप को फियर में बेस करते रहेंगे तब तक हम ये काम नहीं करते। Also a question that just popped up in my brain was कि where do you see religion in a ever growing scientific societies? कम ज़्यादा अब क्योंकि information democratize हो गई है, everything is up on the internet. How do you think this will impact religion? Will scientific thinking rise, especially in Indian context? जैसे enlightenment period आ गया था यूरोप में, जहाँ जो है बिल्कुल एक scientific थॉट को काफ़ी अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया गया कि नहीं, एवरीथिंग इज साइंस एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस, तो जो है एम्पेरिकल एनालिसिस पे ही चला जाएगा। हाउ डू यू सी दिस गोइंग आउट इन आवर कंट्री? सर देखो, मेरा ना, मैं साइंस और रिलीजन को ज़्यादा अलग अलग मानता नहीं हूँ। लोग लड़ते रहते हैं आपस में, साइंस वर्सेस रिलीजन। मैं तभी अपना, कैसे कहते हैं, जो हमारी वीडियो उसका टॉपिक रखा साइंस वर्सेस रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। अब चक्कर क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स नीड अ सिस्टम ऑफ फेथ। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर सिस्टम ऑफ फेथ नहीं होगा हम डिवॉल्व कर जाएंगे, हम लड़ पड़ेंगे एक दूसरे से। हमारी साइकी ऐसी है, तो रिलीजन की एक प्लेस रहेगी, हमेशा रहेगी। ये भी हो सकता है एक ना एवर ग्रोइंग साइंटिफिक सोसाइटी, इट इज वेरी पॉसिबल दैट साइंस रिप्लेसेस रिलीजन, बट वट एवर रिप्लेसेस रिलीजन विल बिकम आवर रिलीजन। Religion itself, right? साइंस हमारा रिलीजन बन जाएगा। Uh, हम साइंस पे अपनी सारी फेथ डाल देंगे, एंड दैट इज नॉट इंटायरली रॉन्ग, बट अगेन तभी स्पिरिचुअलिटी जरूरी है।